हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं डियर स्टूडेंट्स, और आशा भी करती हूं कि आप सभी ने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी और कर रहे होंगे। किसी प्रकार से डरने का नहीं, हम हैं आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता ही है कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं और वो आपकी सहायता करेंगी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। अब हम चलते हैं, अक्सर आप लोगों के यही डाउट्स रहे हैं कि निबंध कैसे लिखें, पत्र लेखन का सही तरीका क्या है। तो सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स को मैं यहां पर बताना चाहती हूं, चाहे वो 6th में हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सबके लिए मैं यहां पर बताना चाहती हूं कि निबंध किस तरह से लिखना चाहिए। और जानेंगे आप इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे आवश्यक बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रख लेंगे तो किसी भी विषय पर यदि आपको निबंध लेखन आ गया या पत्र लेखन आ गया तो आप उनको भली भांति लिखकर आ सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ बिंदु रहते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जिनको हमें हर एक निबंध या हर एक पत्र में लिखना ही होगा। तो इन आवश्यक बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और एंड तक बेटा बने रहना, ताकि आप परीक्षाओं में इतनी सी भी भूल ना कर सको और आपको इन विषयों में, चाहे वो निबंध हो या पत्र हो, उसमें बहुत अच्छे से पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी की मैं बात कर रही हूं, राजस्थान बोर्ड, सभी की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं और अभ्यास करते हैं। आपको यह तो पता ही है कि यदि हम सबसे पहले करें पत्र लेखन की बात बेटा, तो पत्र लेखन आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब दोनों पत्रों को लिखने में, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों पत्रों को लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनना बेटा, ये सब आपके लिए है। हम बात करें औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। क्या क्या आवश्यक बिंदु है बेटा, यहां पर सुनो कि अच्छा पत्र लिखने के लिए आप सबसे पहले अपना पता और दिनांक अच्छे से लिख दें, ठीक है। कोई भी जब हम अच्छा पत्र लिखना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स हम अच्छा ही लिखना चाहेंगे, तो अपने पते को और दिनांक को बहुत साफ सुथरी लिखावट में आप लिख दें। उसके साथ ही संबोधन और अभिवादन की आदरणीय है, मान्यवर है, पूजनीय है, जो भी है उसको संबोधन कहते हैं। पत्र का विषय लिख दीजिए, उसके बाद किस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं। यदि हम बात करें औपचारिक पत्र की जिसमें विषय लिखा जाता है, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, संबोधन के बाद हमने लिख दिया विषय। अब पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, एंड में हमने कर दिया अपने पते की, जो हमने एड्रेस लिखा, पता लिखा, उसका समापन और अपने साइन लिख दिए, या फिर हम लिख देते हैं आबासा, ठीक है। पत्र में सदैव अच्छी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अक्सर हम जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग तो कर लेते हैं, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। सुंदर, सुगठित और स्पष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए पत्र लेखन में, क्योंकि परीक्षा का स्वरूप बदला नहीं है, परीक्षा लिखित रूप में ही ली जाती है। तो लिखित भाषा, जो कि सबसे अधिक प्रमाणित भाषा मानी जाती है, उसको हमें बहुत ही वैल्यू देना चाहिए और बहुत ही मूल्य देकर लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है और आप दूसरों को अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो। जैसे यदि मैं आपको पत्र लिख रही हूं तो मैं आपको संबोधित करते हुए लिखूंगी कि प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, कैसे हो। आशा करती हूं आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से करते करते अब आप जो पत्र पढ़ेंगे ना, उससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा, लाली मैडम का व्यक्तित्व इस तरह का है। कोई भी व्यक्ति जब पत्र लिखता है तो उस पत्र से सुनने वाले या पढ़ने वाले को भी सामने वाले के व्यक्तित्व का पता चल जाता है, उसकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। तो पत्र हमारा अपना परिचय करवाता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से लिखना होता है। अब देखो, अब हम चलते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र को लिखने के लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर आधारित हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। समझ में आया? तो इन बिंदुओं को हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं। औपचारिक पत्र, जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर पता है ना। औपचारिक पत्र अर्थात ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर, जो हम ऑफिस से संबंधित या अधिकारियों से संबंधित जिसको भी हम लिखते हैं, स्कूल हो सकता है ना, मैनेजर हो सकते हैं, बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, परिवहन मंत्री हो सकते हैं, नगर निगम अधिकारी हो सकते हैं, कोई भी ऑफिस रिलेटेड कार्यालय संबंधी पत्र ही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं,
बहुत अच्छे से इनमें सभी प्रकार की औपचारिकताओं का हमें पालन करना होता है। पत्र लिखते समय संबोधन या अभिवादन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। संबोधन किस तरह से कर रहे हैं, मान लीजिए औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, ठीक है, मान्यवर, इस तरह के संबोधन का हमें प्रयोग करना है। यदि अनौपचारिक पत्र है तो पूजनीय, आदरणीय, प्रिय, इस तरह के संबोधन का हमें प्रयोग करना है। पत्र बाईं ओर के मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे ये हमारी कॉपी है, आंसर शीट है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे पत्र को लिखना, मार्जिन के स्टार्ट, ठीक है, फिर हमारा पत्र स्टार्ट होके एंड भी हो जाएगा। समझ में आया? पत्र बाईं ओर के मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। वाक्य छोटे हों और अधिकतम शब्द सीमा 150 से 200 शब्दों के बीच ही हो। पत्र 5 नंबर का आता है तो हमें बस 150 से 200 शब्द, मैक्सिमम 200 शब्दों की शब्द सीमा पर आधारित हम पत्र लिखते हैं, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक पृष्ठ में ही पूर्ण पत्र को लिखने का प्रयास करना चाहिए, जो कि मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ, स्कूल में भी, बच्चों से भी कहती हूँ, प्यारे प्यारे आप सभी से भी कहती हूँ कि बेटा जो औपचारिक पत्र है, खास तौर से आपको औपचारिक पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखना और एक ही पृष्ठ में समाप्त कर देना है। शुरू और अंत एक ही पृष्ठ में कीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। पत्र पर संदेश भेजने वाले का नाम, तिथि, पता अवश्य लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो किस तरह का प्रारूप होता है। प्रारूप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारूप। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। किस तरह का होना चाहिए? जैसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? सेवा में। पत्र में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में लिखकर प्रापक का पदनाम तथा पता लिखें। मतलब जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पता हमें लिखना होता है। फिर लिखेंगे हम क्या? विषय। जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं केवल उन्हीं के बारे में एक वाक्य में विषय को लिखें। विषय आपके समक्ष प्रश्न के रूप में आ ही जाएगा, तो उस प्रश्न को आपको विषय बनाकर छोटे संक्षिप्त रूप में उसको विषय बनाकर लिखना है। साथ ही साथ संबोधन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनके लिए संबोधन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कैसे संबोधन? जैसे अभी मैंने बताया, महोदय हो सकता है, महोदया हो सकता है, माननीय हो सकते हैं, ठीक है, आदि शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग हमें करना है। शिष्टाचार पूर्ण जो भी रिस्पेक्टिव शब्द होते, आदरणीय, आदर सूचक, सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं उनका हमें प्रयोग करना होता है पत्र लेखन में, ठीक है बेटा। विषय वस्तु, इसे 2 भागों में लिखा जाना चाहिए, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में हम लिखते हैं सविनय निवेदन है कि, यहां से हमें स्टार्ट करना है। जैसे हमने ये विषय लिखा, विषय के यहां से हमने लिख दिया सविनय निवेदन है कि, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? पहले भाग में वाक्य से आरंभ करना चाहिए, उसके बाद अपनी समस्या के बारे में लिख दिया। सविनय निवेदन है कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं, यहाँ की सड़क की दुर्व्यवस्था के बारे में आपको या आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा भाग जो विषय वस्तु, जिसको आप अंग्रेजी में बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, दूसरे भाग में आप क्या लिखोगे बेटा? आपसे विनम्र निवेदन है कि, मतलब अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अपने विषय को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे निबंध में निष्कर्ष लिखते हैं ना, उसी तरह से विषय वस्तु में हम जो दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं उसमें हमें अपना कंक्लूड करना होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं और आपसे क्या हमारी आशाएं हैं, जिस हेतु या फिर जिस कारण हमने पत्र लिखा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं या उनसे आपको जिसके विषय में बात करनी है वह आप लिख दें, आपके समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अंत में जाएगा आपका हस्ताक्षर और नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, शुभ चिंतक, आपका आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या। यदि विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका आज्ञाकारी आएगा विद्यालय के लिए। विद्यालय के अलावा अक्सर फिर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि यदि विद्यालय से संबंधित पत्र आपको नहीं आया है लिखने के लिए तो फिर आप क्या करोगे? आप वहां पर लिखोगे लास्ट में धन्यवाद, भवदीय लिख दो, भवदिया लिख दो, प्रार्थी लिख दो, शुभ चिंतक लिख दो। सबसे अच्छा है कि आप भवदीय लिखो, ठीक है, ये लिखो, क्योंकि वहां हमें अपना नाम तो लिखना नहीं है, वहां हम लिखते हैं आबासा। XYZ मत लिखना बेटा हिंदी में, ठीक है। आबासा लिखो और अपना पत्र समाप्त कर दो। धन्यवाद, भवदीय, आवासा, बस आबासा हो गया। या काखागा भी लिख सकते हैं आप।
तो इस तरह से आपका पत्र लेखन की जो प्रारूप है या फॉर्मेट है वो इस तरह का हो गया। जैसे अब यहां पर हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से हमने जो फॉर्मेट देखा, जो प्रारूप हमने देखा, क्या वो इससे पूरी तरह से सुमेलित है, मैच कर रहा है। देखो, बस में यात्रा दौरान बैग छूट गया था जिसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। विषय समझ में आ गया? विषय क्या है? बस में जो हमारा मतलब बस में छूटे हुए बैग का वापस मिलना। बस विषय हमें इस तरह से लिखना है। हमारा प्रश्न क्या आया है? प्रश्न आया है ये, यहां से लेकर यहां पर हमारा प्रश्न है कि बस में यात्रा के दौरान बैग छूट गया और जिसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। अब उसकी प्रशंसा करते हुए आपको परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। कौन सा पत्र हुआ? औपचारिक पत्र हुआ। ठीक है, अंजलि, मुन्ना, सब लोग सुन रहे हैं ना? राजीव, सभी लोग, प्रशांत, आदित्य, सभी लोग सुनिए प्लीज। शरद, सब लोग ध्यान से सुनिए। अब देखो, जैसा कि ये हमारी, अब आप देख लीजिए कि ये जो हमारी है वो क्या है? हमारी आंसर शीट है। ठीक है, अब आंसर शीट है, मान लीजिए ये हमारी आंसर शीट है। यहां तक ही हम चलते हैं, ये हमारी आंसर शीट है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मार्जिन से ही हमें लिखना स्टार्ट करना है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। सेवा में जिला परिवहन अधिकारी, मध्य प्रदेश परिवहन निगम, भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, दिनांक 15 जुलाई 2021 लिख दिया। अब विषय लिखना है हमें। विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। विषय भी तो पता होना चाहिए कि हम किस विषय से संबंधित ये लिख रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आएगा, जैसे ये प्रश्न आया है, तो विषय क्लियर हो गया बेटा कि किस तरह से लिखते हैं। पूरा का पूरा नहीं लिखते हैं। कभी कभी मैं देखती हूं चेकिंग करते टाइम कि बच्चे पूरे के पूरे प्रश्न ही विषय में लिख देते हैं। नो, आपको उसका जिस्ट लिखना है कि क्या करना है हम, बस में छूटे हुए बैग का वापस मिलना, ये है हमारा विषय। तो हमें इससे संबंधित अब जो भी हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, वो हम कहां लिखेंगे? विषय वस्तु में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। समझ में आया ना? बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय, ठीक है, ये हमने संबोधन दिया। महोदय, कल दिनांक 24 जुलाई 2021 को मैंने भोपाल में कार्य समाप्त कर जबलपुर के लिए भोपाल बस स्टैंड से रिजर्वेशन बस पकड़ी थी। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर जबलपुर चला गया, लेकिन घर जाकर मुझे पता चला कि मैं अपना बैग बस में ही भूल आया हूं। लेकिन दूसरे दिन सुबह मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही जब बस के कंडक्टर श्री राम कृष्ण जी ने मेरे घर का पता पूछते हुए बैग के साथ मेरे घर पहुंचे। बैग में मेरे बहुत जरूरी कागजात, भारत सरकार द्वारा जारी आधार और पैन कार्ड भी था। आधार कार्ड पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री राम कृष्ण जी मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम भी देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। अब इसमें कितना एकदम क्लियर हो गया ना कि क्या चाहते हैं, किस तरह से उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद के साथ साथ उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो कंडक्टर थे उनके गुणों का भी परिचय मिल गया कि मैं इनाम भी देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो उनका कर्तव्य है। ठीक है बेटा, तो यहां पर इस तरह से, जैसे अक्सर आप लोग कभी कभी चले गए में कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हो, कहीं ऐसा लिख देते हो, कहीं ऐसा लिख देते हो, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें बिना मात्रा के लिख कर देखिए, तो आपको यदि सही लगता है तो एकदम क्लियर है। मैं चाहता हूं कि श्री रामकृष्ण जी जैसे ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिसे देखकर अन्य कर्मचारी भी सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामचंद्र जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भवदीय प्रताप सिंह, QC5, जवाहर कॉलोनी, जबलपुर। दूरभाष मतलब होता है फोन नंबर। ठीक है, हो गया पत्र समाप्त, मिल गए पूरे 5 नंबर। ठीक है, अब देखो अनौपचारिक पत्र। हमने अनौपचारिक पत्र की परिभाषा को ऊपर ही वैसे भी समझ लिया है, जैसे कि क्या क्या लिखना है, सब कुछ। सिर्फ इसमें अंतर क्या रहेगा बेटा, इसमें विषय नहीं लिखा जाता,
बाकी पूरा प्रेषक का पता, तिथि, दिनांक, ये सब कुछ, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, सब कुछ एज इट इज होगा। तो अब चलते हैं हम निबंध की तरफ, ठीक है। अब अच्छे निबंध को लिखने के लिए कौन कौन सी बातों या कौन कौन से बिंदुओं की आवश्यकता होती है, उन चीजों को आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर किसी भी विषय पर निबंध आ जाएगा और आप इन बातों को यदि ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी विषय पर निबंध बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहले तो उस विषय पर अपने ज्ञान एवं अनुभव के बारे में सोचना चाहिए, जो कि आपके 15 मिनट रीडिंग टाइम जो आपको मिलेगा उसमें आप, जैसे 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है, 3 में से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है या एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे अच्छा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और विचार करना है कि उस विषय पर अपने ज्ञान एवं अनुभव के बारे में सोचना है कि इससे संबंधित मेरे पास पूर्व ज्ञान क्या है और मेरे अपने अनुभव क्या है। यदि बेस्ट, जो भी 3 में से आपको लगता है कि मैं अपना बेस्ट लिख सकता हूं या सबसे बेहतर दे सकता हूं, उस विषय को आप चुन लीजिए। एक अच्छे निबंध में विचारों में क्रमबद्धता होती है और यही क्रमबद्धता किसी भी निबंध को प्रभावी बनाती है। कोई भी निबंध, जब किसी भी विषय पर हम निबंध लिखेंगे तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता समझते हो ना, बिल्कुल एक के बाद एक आप क्या लिख रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए एकदम। निबंध को हर हाल में विषय केंद्रित होना चाहिए, जो भी विषय दिया गया है उसी के इर्द गिर्द निबंध पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि लिखा है आपको कि आपको लिखना है पर्यावरण के बारे में और हम उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक शब्द ले आए या राजनीति ले आए, नहीं लाना है। पर्यावरण अर्थात पर्यावरण, ठीक है। विषय से भटकाव किसी भी निबंध का सबसे बड़ा दोष माना गया है। यदि हम विषय से भटक गए और लिख रहे थे कुछ और, जैसे अभी पर्यावरण का हम लिखना चाहते थे, लिख रहे थे और चले गए हम राजनीति पर, तो सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। निबंध का प्रारंभ हमेशा विषय वस्तु के परिचय से करना चाहिए, जो हम की प्रस्तावना में लिखते हैं, ठीक है। परिचय के बाद निबंध के मध्य भाग को लिखें, इसमें विषय वस्तु को अनावश्यक विस्तार ना दें। प्रस्तावना हमने लिख दी, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, कि हम क्या लिखना चाहते हैं, पर्यावरण का, अनुशासन का, विद्यार्थी जीवन का, क्या लिखना चाहते हैं, देशभक्ति का, या जो भी हमें लिखना है उसमें हमें प्रस्तावना में पूरा वर्णन देना होता है, इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में। उपसंहार में सारांश के साथ निबंध को समाप्त करना है। प्रस्तावना पहला बिंदु, अंतिम बिंदु उपसंहार, बाद में बीच में जो आते हैं अर्थ लिखना है, क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, सबको बताना होता है। क्लियर हुआ? देखो, अब इन बातों को भी ध्यान से सुनना। निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान हो, उसी टॉपिक को आपको चूज करना है जिस पर आपका बहुत अच्छे से पहले भी आपने पूर्वत उसमें अपने आप को प्रैक्टिस किया हो, अभ्यास किया हो, ठीक है। चाहे वो अनुच्छेद हो या निबंध, अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े होना चाहिए। ये बात की जा रही है पैराग्राफ्स की। जब आप पैराग्राफ बदलते हो तो वो हर एक पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड हो। निबंध की भाषा सरल होना चाहिए। अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि फिर वो, यदि आप एक भी शब्द पर अटक गए तो वहीं पर रुक जाओगे। निबंध लिखे गए विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों पर खास ध्यान दें, क्योंकि ये लेखन जो है, लिटरेचर पार्ट जो रहता है, वहां पर आपके व्याकरण की या भाषा की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। जैसे देखो, एक उदाहरण मैं यहां पर आपको बता रही हूं। अनुशासन पर हमें निबंध लिखना है। अब ये सब है, हर एक निबंध के लिए आवश्यक है, बस विषय चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्रस्तावना हर एक में रहेगी, ठीक है। उसका अर्थ, चाहे पर्यावरण लिख रहे हों, कुछ भी लिख रहे हों, उनका अर्थ जानना है। फिर जीवन में अनुशासन का महत्व, दैनिक जीवन में अनुशासन, अनुशासित रहने के तरीके, प्रकृति में अनुशासन के उदाहरण, अनुशासन कैसे सीखें, साथ ही साथ अनुशासन की आवश्यकता क्यों, अनुशासन के लाभ, और लास्ट में अंत में होता है उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन। क्लियर हुआ? देखो, हाँ राजीव, आपका ये हमेशा रहता है ना कि मैडम संकेत बिंदुओं के साथ बताइए, तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर संकेत बिंदुओं का किस तरह से हमें प्रयोग करना होता है। प्रस्तावना, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन। अब हमें संपूर्ण जो निबंध हम लिखने वाले हैं उसका जिस्ट, उसका सार यहाँ पर लिखना होता है कि हम किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। अनुशासन की बात कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना कोई भी जीवन या कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अनुशासन वह सब कुछ है जो हम सही समय में सही तरीके से करते हैं। यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जीवन के सभी कार्यों में अनुशासन
अत्यधिक मूल्यवान है। आप सब जानते हो, सब कुछ जानते हो, जो यहां लिखा है ना बेटा, आप सबको पता है, बस उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखा कैसे जाए वो मैं यहां पर आपको बता रही हूं। यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जीवन के सभी कार्यों में अनुशासन अत्यधिक मूल्यवान है। हमें हर समय इसका पालन करना चाहिए, चाहे स्कूल हो, घर हो, परिवार हो, हर समय खेल का मैदान हो या कोई भी। ये खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन जीने की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के आधुनिक समय में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस व्यस्तता भरे समय में यदि हम अनुशासन भरी दिनचर्या का पालन ना करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अनुशासन क्या है? नियम। ठीक है, नियमों में किस तरह से हम अपने जीवन को पूरी तरह से डिसिप्लिन मैनर या अनुशासित रूप से जीते हैं। तो अब आते हैं हम अनुशासन का आखिर अर्थ क्या है। जो भी विषय आया है उसका अर्थ बता दीजिए। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ है पालन और शासन का मतलब है नियम। हमारे जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता है और हमें सभी नियमों का पालन करना भी सिखाता है। साथ ही साथ हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, तो समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने, बातचीत करने के तरीके हैं, ये सब अनुशासन के अंतर्गत आते हैं और अनुशासन ही हमारी सफलता की प्रथम सीढ़ी माना गया है। अनुशासन का महत्व जीवन में, अरे भाई अब देखो, हमारा जीवन इसके बिना ऐसा एकदम निष्क्रिय या बेकार ही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हमने किसी भी कार्य को पूरा करने के बारे में सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू करना है तो सबसे पहले उसमें अनुशासन को शामिल करना होगा। अनुशासन चीजों को आसान बनाता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है। दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व समझने के बाद हमें यह चाहिए कि हमेशा अनुशासन में रहें और अपने जीवन में सफल होने के लिए माता पिता और शिक्षकों के आदेश का पालन करें। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए? क्यों बेटा? क्योंकि वो अपने जीवन में हमारे जितना अनुभव, मतलब जो हमारी अभी उम्र है वो ये उम्र जी चुके हैं, उन्हें हमारी उम्र का अनुभव हो चुका है कि क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या क्या हमारे सामने कौन कौन से ऐसे पहलू आ सकते हैं। तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उनके समक्ष अपनी परेशानियों को रखना चाहिए। अकेले में मुश्किलों से ऐसा नहीं कि अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, बताना है। ठीक है, हमें अपने बड़ों से राय लेनी है। सुबह सुबह बिस्तर से उठना चाहिए और एक गिलास पानी भी पीना चाहिए, खुद को तरोताजा रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं करती हूं नियमित रूप से। सुबह उठकर हमें पानी पीना होता है खाली पेट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अनुशासित रहने के तरीके कैसे हैं। तो अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही सफल जीवन की पहली सीढ़ी मानी गई है। जैसे हम देखें कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन कर सकते हैं, तो इन बिंदुओं पर ध्यान दो बेटा। एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना। सबसे पहला कि जो नियमित दिनचर्या है ना, हम ही उसका निर्माण कर लें और हम ही उसका पालन करें। यदि हम हमारे बनाए गए नियम और कानूनों का पालन करने लगेंगे तो निश्चित ही हम अनुशासित हो ही जाएंगे। कार्यों को समय पर पूरा करके हर संभव प्रयास करना है। जो कार्य जब करना है तब उसी कार्य को हमें समय पर करना है। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना है, व्यर्थ की बातों से दूर रहना है और साथ ही साथ बुरी आदत और कार्यों से भी दूर रहना है। अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना है। प्रकृति में अनुशासन के उदाहरण। अब मैं हमेशा आपसे ये भी कहती हूँ ना कि प्रकृति, हमारे आसपास का माहौल भी हमें सिखाता है कि अनुशासित रहना चाहिए। चाहे वो चींटी की लाइन्स हो, चींटियां जहां जाती है कैसे डिसिप्लिन में जाती हैं, यहां वहां नहीं। देखिए, सूर्य हर दिन सही समय पर उगता है ना, उसका जो सही समय है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। साथ ही साथ सही चांद भी सही समय पर उदय होता है। सुबह और शाम बिना देर किए उदय होते हैं, सही समय पर अस्त होता है। नदी हमेशा अपनी दिशा में बहती है। माता पिता हमेशा प्यार करते हैं, शिक्षक हमेशा हमें सिखाते हैं। सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसा प्रकृति में होना चाहिए। जब सब कुछ नियम पूर्वक हो रहा है तो क्यों ना हम अपने आप को भी नियमित रूप से ढाल दें। ठीक है, अनुशासन कैसे सीखें? अब कोई ये भी कह सकता है कि मैडम लेकिन अनुशासन कैसे सीखें, कहां से सीखें? किताबों पढ़कर हम नहीं सीख सकते ना। देख देख कर तो हम सीख सकते हैं ना। परिवार का माहौल, घर का माहौल, अपने माता पिता का नियमित दिनचर्या कि कैसे वो अपने जीवन को जीते हैं, नियमित रूप से अपने कार्य के लिए जाते हैं। अपनी मम्मी को देखिए किस तरह से घर के घरेलू जो काम है उनको करने के साथ साथ आपका ध्यान रखना। क्या को कभी थकान नहीं होती? क्या गर्मियों के दिनों में उनको कभी गर्मी नहीं लगती है? सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमारे लिए कभी रुकती हैं? संडे हम सोचते हैं ये छुट्टी का दिन आ गया, मजा आ गया।
क्या मम्मी का संडे का दिन नहीं आता है? क्या उनको नहीं लगता है कि उनको भी कभी तो रेस्ट मिले? लेकिन हम उनको संडे को और ज्यादा काम देते हैं। मम्मी आज तो हम ये खाएंगे, हम तो ये खाएंगे। तो सब कुछ चल रहा है ना अच्छे से। तो हमें माता पिता, शिक्षकों और अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें उनके अनुभवों के बारे में जानने और उनकी जीत और असफलताओं से सीखने के लिए भी उन्हें सुनना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम सफलता के बारे में सुनते हैं, सफल लोगों की चर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि असफलता की बातें भी सुनिए, जिससे हमें सफल होने के सही तरीके प्राप्त हो सकें। जब भी हम किसी चीज को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देती है। क्यों है आवश्यक? तो हमें अपने जीवन के हर एक क्षण में अनुशासन की आवश्यकता होती है। स्व अनुशासन का अर्थ है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। जैसे कि छात्रों के लिए इसका मतलब है कि स्वयं को अध्ययन पर केंद्रित रखना है। आपके जीवन में अनुशासन नियमित रूप से शिक्षा अर्जन करना है, माता पिता एवं गुरुजनों या शिक्षकों की बातों का, आज्ञा का पालन करना है और अपने अध्ययन पर पूर्ण रूप से केंद्रित। हालांकि कामकाजी व्यक्ति के लिए इसका मतलब है कि सुबह समय पर बिस्तर से उठना, व्यायाम करना, समय पर कार्यालय जाना और नौकरी के कार्यों को ठीक से करना। लाभ क्या है? अरे लाभ ही लाभ है। जीवन में अनुशासन को अपनाने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अनुशासित व्यक्ति हर क्षेत्र में मान, सम्मान और सफलता प्राप्त करते ही करते हैं, बिल्कुल करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेना और रक्षा तथा अनुसंधान संगठनों में तो जीवन तथा कार्यों में अनुशासन को सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। अब चलते हैं हम उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष भी कह सकते हैं इसको, जो कि अब हमें एंड। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुशासन वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई की ओर चढ़ा जा सकता है। यह उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। किसको? जो अनुशासित रहता है। समझ में आया? तो किसी भी तरह से हमें अनुशासन से दूर नहीं जाना है, अनुशासन को पकड़े रहना है, जकड़े रहना है और फिर देखो कैसे आप अपने जीवन में बढ़ते जाओगे और आपको ही पता नहीं चल पाएगा कि वाओ, मैं तो कहां से कहां आ गया। सच है, ये सच है बेटा। अनुशासित रहिए, खुश रहिए और इसी तरह से नियम पूर्वक अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अपनी परीक्षाओं के लिए। किसी की जनवरी में स्टार्ट होंगी, किसी की फेब में, किसी की मार्च में। तो हर समय परीक्षा का समय है। आप तो ये मानकर चलिए कि हमें परीक्षा की तैयारी दिल और दिमाग से करनी है, बहुत अच्छे से केंद्रित होकर करनी है, फोकस्ड होकर करनी है। भटकने से कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भी करना है, वो भी करना है। जो आप कार्य कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करो। ऐसा नहीं है कि भाई परीक्षाएं आ गई तो हम पढ़ना ही है, बस पढ़ना ही है, किताबें रखे हैं 4-6 घंटे हम कंटिन्यू किताब रखकर बैठे हैं। नहीं, खेलना भी है, मनोरंजन भी करना है, बातचीत भी करनी है और थोड़ा इधर उधर घूमा फिरी भी करना है। अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा बातचीत भी, गॉसिप भी कर लो, सब कुछ। तो ये सब कुछ जरूरी है हमारे जीवन को सही से चलाने के लिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना, टेंशन मत करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।